तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए राज कॉमिक्स की एक और बेहतरीन कॉमिक्स लेके आया हूँ, रुद्राक्ष की माला। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रतापगढ़ के राजा प्रताप सेन के महावत सूर्य सिंह के घर के निकट ही एक गरीब लकड़हारे रामबली की झोपड़ी थी। रामबली बहुत ही चतुर, चालाक व बुद्धिमान किंतु भला आदमी था। गरीबी में भी वह सुख संतोष भरे दिन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी जिन दिनों माँ बनने वाली थी, उन दिनों एक दिन उसने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, आज हलवा खाने का बड़ा दिल कर रहा है, मगर घर में तो कुछ भी नहीं है। बेसन, घी, गुड़, शक्कर, आप ये सब चीज़ें किसी तरह ले आओ तो हम दोनों ही हलवा खा सकते हैं। चिंता मत कर भगवान, मैं अभी बाजार जाता हूँ और यह सब चीज़ें लेकर आता हूँ। हे भगवान, मैंने कह तो दिया, लेकिन अब ये सब चीज़ें कैसे कहाँ से ला सकूँगा? जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास। चलता हूँ अपने पड़ोसी राज महावत सूर्य सिंह के पास, वह जरूर मुझे कुछ रुपये उधार दे देगा। रामबली महावत सूर्य सिंह के घर पहुँचा। खटखट। महावत सूर्य सिंह ने दरवाज़ा खोला। अरे तुम रामबली, आओ, क्या हालचाल है? भाभी कैसी है? और तो सब ठीक है भाई, मगर अचानक कुछ रुपयों की ज़रूरत पड़ गई थी। सोचा अभी तुमसे उधार ले लूं, बाद में चुका दूंगा। रामबली की बात सुनते ही महावत सूर्य सिंह का माथा ठनका। यह गरीब फक्कड़ भला कहाँ से चुकाएगा उधार? इसे कुछ दे भी दूं तो वापस मिलने की उम्मीद छोड़नी ही होगी। किंतु रामबली उसका पड़ोसी था, उसे कुछ बुरा भी न लगे, यह सोचकर महावत सूर्य सिंह ने कहा, उफ, तुम बड़े बुरे वक्त पे आए हो मित्र। देखो ना, वैसे तो मैं राजा का महावत हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह ही गरीब हूँ। आजकल तो मेरा हाथ बहुत तंग चल रहा है। अब अपनी हालत के बारे में तुम्हें क्या बताऊँ। आज तुम्हारी भाभी का दिल कुछ मिष्ठान खाने का हो रहा था, मगर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है जो बाजार से कुछ ला सकूँ। ओह, तब तो मैंने नाहक तुम्हें तकलीफ दी। चलता हूँ। मिष्ठान जैसी चीज़ हम गरीबों की किस्मत में नहीं है शायद। रामबली अभी द्वार तक ही पहुँचा था कि अजी सुनते हो, खीर बन गई है। रसोई घर से आती पत्नी सुलक्षणा की आवाज़ सुनकर एक बार तो महावत सूर्य सिंह हड़बड़ा गया, मगर फिर तुरंत ही बात को संभालते हुए बोला, अच्छा मित्र, सुलक्षणा ने खिचड़ी बना ली है। शायद पेट भरने लायक भी पूरी ना पड़े, मगर आधे पेट खाकर ही संतोष तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। भड़ाक। रामबली ने बाहर निकलते ही महावत सूर्य सिंह ने दरवाज़ा भड़ाक से बंद कर दिया। सूर्य सिंह मुझे कुछ देना नहीं चाहता, इसलिए कुछ न होने का दिखावा कर रहा है। रसोई घर से भीनी भीनी सी सुगंध आ रही थी। जरूर उसकी पत्नी ने खीर ही बनाई होगी। महावत सूर्य सिंह के घर से निकल रामबली बाजार की ओर पहुंचा। अब क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन देगा उधार मुझे? लगता है पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। आए, यह सजावट कैसी है? किसका घर है यह? निकट से गुजरते एक राहगीर को रोककर रामबली ने उससे पूछा, क्यों भाई, किसका मकान है यह? बहुत सजा हुआ है। अरे तुम्हें नहीं मालूम, यह नगर सेठ शंभू प्रसाद जी की हवेली है। विवाह के 15 वर्षों के बाद सेठ जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ऐसी धूमधाम से अब खर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे भैया? आज सेठ जी के बेटे का जन्म हुए 5 ही दिन हुए हैं। कल छठी पूजा जाएगी, नामकरण संस्कार होगा, मगर यह सजावट और धूमधाम शायद कई महीनों तक चले। कल सेठ जी दान पुण्य करेंगे, गरीब भिखारियों को भोजन भी कराएंगे। हाँ, कल तो खूब डट कर पकवान खाऊंगा मैं, इसलिए तो आज पूरे दिन का उपवास रख रहा हूँ। कल, मगर मेरी पत्नी रामवती की इच्छा तो आज हलवा खाने की है। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने की चिंता में डूबे रामबली के दिमाग में अचानक ही एक विचार आया। किसी को धोखा देना तो है तो गलत, मगर भगवान का नाम लेकर आज पहली व आखिरी बार यह गलती कर ही लूँ। चलूँ देखूँ, शायद तरकीब काम आ जाए। और फिर हिम्मत करके रामबली लाला सूरज भान की दुकान में पहुंच गया। राम राम सेठ जी, बेसन की कितनी बोरियां होगी गोदाम में? राम राम भाई, कहाँ से आए हो? नगर सेठ शंभू प्रसाद जी ने भेजा है जी। कल उनके लड़के का नामकरण संस्कार है ना? अरे हाँ, 15 साल बाद लड़का हुआ है। सेठ जी को हमारी ओर से बधाई बोल देना भाई। और हाँ, कितनी बोरी बेसन चाहिए सेठ जी को? यह तो मुझे पता नहीं, मुझसे तो कहा था लाला सूरज भान के यहाँ पता कर लेना गोदाम में कितनी बोरियां हैं बेसन की, और थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पर लेते आना।
देखो भाई, गोदाम में रखने का धंधा तो हम करते नहीं, इस हाथ लेना उस हाथ बेच देना, फिर भी सेठ शंभू प्रसाद जी के लिए 25-30 बोरियां मिल जाएगी। एक बोरी में 2 मन बेसन हुआ तो यूं समझो 50-60 मन तो हो ही जाएगा, और इतने बेसन में उनका काम तो चल ही जाएगा। और हाँ, नमूने के लिए मैं तुम्हें अभी बेसन दिए देता हूँ। हरिया, अरे ओ हरिया। जी मालिक। देख, खुली बोरी से 2 मुट्ठी बेसन तो ले आ और इसे दे दे। लाला सूरजभान की दुकान के नौकर हरीश ने 2 मुट्ठी बेसन लाकर रामबली को दे दिया। 2 मुट्ठी बेसन से लाला जी का क्या फर्क पड़ता है, मगर पाव भर तो हो गई, हलवा बनाने के लिए काफ़ी है। और फिर राम राम लाला जी, जय राम जी की। घी के 50 पीपे तो होंगे ना सेठ जी? आए 50 क्या 100 भी मिल जाएंगे। पर तू आया कहाँ से है रे? किसने भेजा है तुझे? सेठ शंभू प्रसाद जी ने। कल उनके बेटे का नामकरण संस्कार है ना, घी के लिए पूछवाया है और कहा है खुले पीपे से थोड़ा सा घी नमूने के लिए ले आइयो। आए तो क्या कल हमसे जो घी लिया था वो मिलावटी था? जा कह दे अपने सेठ से, लेना हो तो ले, ना लेना हो तो ना ले, नमूना वमूना हम नहीं देते। नगर में घी के और भी कई व्यापारी थे। रामबली में से उनमें से एक लाला फतेह चंद की दुकान पर पहुंचा। हे, सेठ जी ने हमें याद किया, धन्य भाग हमारे, वरना सेठ जी तो लाला लल्लू राम जी से ही घी की खरीद फरोख्त किया करते हैं। नमूने के लिए घी भी मैं तुम्हें अभी देता हूँ, पर ले किस में जाओगे? कोई बर्तन तो लाए नहीं हो तुम? लगता है लाला लल्लू मल से नगर सेठ की कुछ खटक गई है, यही वक्त है फ़ायदा उठाने का। रामबली ने आसपास निगाह दौड़ाई तो टूटे हुए मटके पर उसकी नज़र पड़ गई। उसने मटकी की तली वाला टूटा टुकड़ा उठाया और इसी में दे दीजिए, नमूना ही तो दिखाना है सेठ जी को। लाला फतेहचंद ने घी के एक खुले हुए पीपे से 1 चमचा घी निकालकर मटके की टूटी हुई तली में डाल दिया। हलवा बनाने के लिए इतना घी बहुत होगा। बेसन और घी लेने के बाद रामबली गुड़ के एक प्रसिद्ध व्यापारी की दुकान पर पहुंच गया। राम राम सेठ जी, 2 गाड़ी गुड़ तो होगा ना आपके पास? 2 क्यों, 10 गाड़ी भी मिल जाएगा, मगर लेना किसे है? सेठ शंभू प्रसाद जी को। कल उनके बेटे का नामकरण संस्कार है ना, सेठ जी कह रहे थे आपके यहाँ पता कर रहा हूँ और थोड़ा सा गुड़ नमूने के तौर पर लाकर उन्हें दिखा दूँ। अरे तो जल्दी कर, ये ले जा 1 भेली, बिल्कुल चोखा गुड़ है, और जल्दी से लौट कर बताइए कितनी गाड़ी गुड़ भिजवा दूं, फटाफट, कहीं मिठाई बनने में देर ना हो जाए। 1 भेली गुड़ में तो कई दिनों तक हलवा बनाया जा सकता है, मगर बेसन और घी तो बस आज भर के लिए है। सारा सामान लेकर सांझ ढले जब रामबली अपने घर पहुंचा तो, यह क्या सारा सामान ले आए आप? मैं तो सोच रही थी आज भी मेरे दिल में ही रह जाएगी। लाओ, मैं फटाफट हलवा बना देती हूँ। और जब तक हलवा बनकर तैयार हुआ तो अंधेरा हो चुका था। लो जी, हलवा तो बनकर तैयार हो गया, अब आप भी तैयार हो जाओ खाने के लिए। ठीक उसी समय प्रतापगढ़ के राजा प्रताप सेन रोज की तरह वेश बदलकर अपनी प्रजा के दुख सुख का हाल जानने के लिए निकले थे। अभी रहने दे भगवान, रात जरा और ज़्यादा हो जाए तब खाएंगे हलवा। क्यों? अरे वो अपना पड़ोसी है ना कमबख्त राजा का महावत सूर्य सिंह, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ रुपये उधार मांगने में उसके पास गया था। वह कह रहा था कि उसकी पत्नी की भी हलवा खाने की बड़ी इच्छा है। अगर वो इस वक्त आ गया तो भल मन साहत में इस जरा सी हलवे में से उसके और उसकी पत्नी के लिए भी हिस्सा निकालना पड़ेगा, फिर हमारे हिस्से में आएगा ही क्या? हाय राम, फिर तो मैं दिया बत्ती भी ना जलाऊं, अंधेरे में ही हम दोनों बैठकर हलवा खा लेंगे। थोड़ी देर बाद अंधेरे में ही दोनों पत्नी पत्नी जमीन पर चटाई बिछा हलवा खाने बैठे तो हाथ को हाथ भी न दिखाई दे रहा था। अमावस की रात थी। घने अंधेरे में कब राजा प्रताप सेन भी उनके बीच आकर बैठ गए। उनको हलवा खाने लगे पति पत्नी, दोनों में से किसी को पता न चला। राजा प्रताप सेन के भी आ जाने से हलवा कुछ जल्दी ही खत्म हो गया। इस पर रामबली और रामवती पति पत्नी दोनों को ही बड़ा आश्चर्य हुआ। रामबली अपनी हैरानी को व्यक्त करते किए बिना न रह सका। अरे बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया हलवा। रामवती ने तुरंत ही पत्थर रगड़ कर दिया जलाया। मैं भी यही सोच रही थी, हलवा था भी तो बढ़िया। आए तो तुम कौन हो? तुम्हारा मेहमान। हलवा बहुत अच्छा था। लो, इसी खुशी में यह स्वर्ण मुद्रा मेरी ओर से उपहार समझकर रख लो। नहीं, तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमान को कुछ खिलाने की कीमत नहीं ली जाती।
मगर मेरे अनजाने मेहमान दोस्त, तुम्हारे हिस्सा बांटने की वजह से मेरी पत्नी की इच्छा अतृप्त रह गई। मैं खुद तो बहुत थोड़ा थोड़ा खा रहा था ताकि मेरी पत्नी रामवती हलवा खाकर पूरी तरह तृप्ति महसूस कर सके, मगर तुम लगता है कुछ ज़्यादा ही खा गए। वो बड़ी मुश्किल से तो मैंने बेसन, घी और गुड़ का इंतजाम किया था। क्या मतलब? वृद्ध राजा प्रताप सेन के प्रश्न के उत्तर में रामबली ने बिना झूठ बोले एक एक बात सच सच कह सुनाई कि कैसे उसने बेसन, घी, गुड़ का इंतजाम किया था। और फिर बोला, अब भी गुड़ तो घर में है, मगर बिना बेसन और घी के हलवा नहीं बन सकता। ओह, मुझे माफ़ करना मित्र, मैं मजाक में तुम पति पत्नी की इच्छा पूर्ति में व्यवधान बना। तुम मुझसे स्वर्ण मुद्रा भी लेने के लिए तैयार नहीं हो, किंतु तुम्हें मैंने मित्र कहा है, अतः मित्र के उपहार को तुम ठुकरा नहीं सकते। यह लो रुद्राक्ष की माला, इसे अपने गले में पहनकर कल तुम राजमहल पहुंचना। शायद महाराज प्रताप सिंह की अनुकंपा से तुम्हें फिर कभी भी किसी चीज़ की कमी न रहे, और फिर कभी तुम्हारे कोई इच्छा भी अधूरी नहीं रहेगी। राजा प्रताप सेन ने रुद्राक्ष की माला रामबली के गले में डाल दी। इस मैत्रीपूर्ण भेंट को रामबली अस्वीकार न कर सका। उस रोज छद्मवेश में नगर भ्रमण करके लौटने के बाद राजा प्रताप सेन ने मुख्य द्वारपाल को महल में बुलाया। महाराज की जय हो, सेवक हाजिर है। सुनो काल भट्ट, कल एक गरीब युवक गले में रुद्राक्ष की माला पहने राजमहल में हाजिर होगा। उसे बिना किसी रोक टोक के ससम्मान हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। आदेश प्राप्त कर मुख्य द्वारपाल चला गया। उसने सभी पहरेदारों को महाराज के आदेश से संबंधित हिदायत दे दी। ठीक उसी समय प्रतापगढ़ के निकटवर्ती बेहद शक्तिशाली राज्य सुल्तानगढ़ का एक राजदूत प्रतापगढ़ की सीमा में प्रविष्ट हुआ। रात को किसी सराय में आराम कर सुबह राजा प्रताप सिंह के दरबार में प्रस्तुत होऊंगा। अगले दिन, अजी सुनते हो, उठोगे नहीं क्या? आज तो आपको राजमहल भी जाना है। हाँ, जाना तो है। रामबली शीघ्र ही नहा धोकर तैयार हो गया और रुद्राक्ष की माला अपने गले में डाल वह चलने के लिए तत्पर हुआ। तो सुनते हो जी, पहली बार राजमहल जा रहे हो, क्या खाली हाथ जाओगे? महाराज के लिए तुम्हें कोई भेंट नहीं ले जानी क्या? हमारे पास है ही क्या महाराज को देने के लिए, बल्कि मैं तो यही सोच रहा हूँ कि रात को हलवे में हिस्सा बांटने वाला बुजुर्ग मित्र का कहाँ मानकर मैं राजमहल जाने के लिए तैयार हो गया हूँ। किंतु महाराज जब पूछेंगे मैं इस किस कार्य हेतु उनके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगा? कह दीजिएगा अपने महाराज के दर्शन के लिए आया हूँ, महाराज को कभी देखा भी तो नहीं है। हाँ, यही ठीक रहेगा, मगर महाराज के लिए भेंट में क्या ले जाऊं? परसों एक कबूतर पकड़ा था मैंने, एक काट दिए हैं पालतू बनाने के लिए सोचा था। आप तो लकड़ी काटने के लिए जंगल चले जाते हो, दिन भर मैं अकेली रहती हूँ। उस कबूतर से दिल बहला लिया करूँगी। जब तक आप बाप नहीं बन जाते, कबूतर मेरा अकेलापन दूर रखेगा। अब और कुछ तो है नहीं महाराज को देने के लिए, आप यही कबूतर ले जाओ, इसे महाराज को भेंट कर देना। कुछ न लेकर जाने से तो कुछ ले जाना ही अच्छा रहेगा। ठीक कहती हो तुम। रामवती ने झोपड़ी के कोने में उल्टी रखी एक टोकरी के नीचे एक कबूतर निकालकर पति के हवाले कर दिया। रामबली कबूतर को ले राजमहल की ओर चल पड़ा। समझ में नहीं आता महाराज मुझसे प्रसन्न होंगे या नाराज। कहीं मैं रात को हलवे में हिस्सा बांटने वाले बुजुर्ग दोस्त की सलाह मानकर गलती तो नहीं कर रहा। ठीक उसी समय मुख्य द्वार के पहरेदारों ने राजा प्रताप सेन के दरबार में सुल्तानगढ़ के राजपूत को प्रस्तुत किया। महाराज की जय हो। मैं चारूदत्त सुल्तानगढ़ का राजदूत हूँ। हमारे महाराज सुल्तान सिंह ने आपके नाम एक पैगाम भेजा है। क्या पैगाम है राजदूत, हमें बताओ। क्षमा करें महाराज, पैगाम लिखित रूप में नहीं है, ना ही मुझे कुछ कहने की इजाज़त है। पैगाम सांकेतिक रूप में है और आपको पैगाम को उत्तर देना है। यदि आपने वो सही उत्तर दे दिया तो हमारे महाराज प्रतापगढ़ की ओर दोस्ती भरा हाथ बढ़ाते हैं, किंतु उत्तर गलत हुआ तो आपको सुल्तानगढ़ की अधीनता स्वीकार करनी होगी। क्या? और हमारे महाराज का सांकेतिक पैगाम यह है। चारूदत्त ने सफ़ेद खड़िया से फर्श पर एक गोल घेरा बना दिया, फिर जेब से कुछ गेहूं के दाने निकालकर उस गोल वृत्त के चारों ओर फैला दिए। गोल वृत्त बनाकर उसके चारों ओर गेहूं के दाने फैलाकर सुल्तानगढ़ का राजदूत चारूदत्त सीधा खड़ा हो गया। बस यही पैगाम है हमारे महाराज का। अब आप इसका जो भी उत्तर देना चाहें दे दे। उफ, यह किस मुसीबत में डाल दिया इसने। सुल्तानगढ़ हमारे राज्य से 20 गुना शक्तिशाली व विशाल है। उसके राजा सुल्तान सिंह को अप्रसन्न भी नहीं किया जा सकता।
सुल्तानगढ़ के राजा सुल्तान सिंह को नाराज करने का मतलब है अपने छोटे से राज्य के लिए आफत व बर्बादी का कारण उत्पन्न करना। खैर, महामंत्री से पूछता हूँ इस पैगाम का क्या जवाब दिया जाए। राजा प्रताप सेन ने महामंत्री को निकट बुला उनसे पूछा कि सुल्तानगढ़ के राजा इस पैगाम का क्या उत्तर दिया जाए। किंतु महामंत्री भला क्या बताते, वह स्वयं भी सुल्तानगढ़ के राजा के सांकेतिक पैगाम का मतलब नहीं समझ सके थे। महामंत्री व सेनापति व अन्य सभी राज्य दरबारियों ने पूछा, मगर सुल्तानगढ़ के राजा के सांकेतिक पैगाम का अर्थ राज दरबार में मौजूद कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सका था। फिर जवाब भला कोई क्या बताता। महामंत्री ने थोड़ी देर बाद ही राजा प्रताप सेन को बताया कि क्षमा करें महाराज, सुल्तानगढ़ के राजा सुल्तान सिंह के इस सांकेतिक पैगाम का अर्थ कोई भी दरबारी नहीं समझ सका। उफ, अब हम भला इस पैगाम का क्या उत्तर दें इस राजदूत को। तभी गरीब लकड़हारे रामबली ने राजा प्रताप सेन द्वारा दी हुई रुद्राक्ष की माला पहने राज दरबार में प्रवेश किया। महाराज की जय हो। आए, यह मैं क्या देख रहा हूँ, कहीं मेरी आंख धोखा तो नहीं खा रही, या सचमुच ही महाराज स्वयं मेरी झोपड़ी में पधारे थे। तो क्या महाराज ने स्वयं मेरे रामवती के साथ हलवे में हिस्सा बटाया था। राजा प्रताप सेन की नज़र जैसे ही रामबली पर पड़ी, उन्हें पिछली रात की बात याद आ गई। दिमागी रूप से बेहद परेशान होने के बावजूद उन्होंने स्नेहपूर्वक रामबली का स्वागत किया। आओ मित्र, तुम्हारे राज दरबार में आने की बात हम बिल्कुल भूल गए थे, इसलिए स्वागत सत्कार का प्रबंध करना भी भूल गए। सेवक को आपके लिए आपके दर्शन हो गए, यही बहुत है महाराज। मैं क्षमा चाहता हूँ, कल मैंने आपको पहचाना नहीं था, इसलिए अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो नादान समझ माफ़ कर दें। अरे, इसमें माफ़ी की क्या बात है, बल्कि माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए कि हम राजा होते हुए भी तुम्हारी व तुम्हारी पत्नी की इच्छा में बाधक बने। राजा प्रताप सेन व रामबली की बातों को कोई मंत्री व दरबारी न समझ सका। कुछ देर औपचारिक बातों के बाद रामबली राजा प्रताप सिंह के चिंतित चेहरे को देखकर समझ गया कि महाराज किसी कारणवश परेशान है। अतः बोला, आप कुछ परेशान दिखाई पड़ रहे हैं महाराज। यदि धृष्टता ना समझे तो कारण जानने की इच्छा प्रकट कर सकता हूँ। यह कबूतर जैसी तुच्छ भेंट महाराज को दूं या ना दूं। राजा प्रताप सेन ने एक क्षण सोचा, फिर रामबली को अपनी परेशानी का कारण बता दिया। ओह, तो सुल्तानगढ़ के राजा के इस पैगाम ने आपको परेशान कर रखा है। यदि इजाज़त दे तो मैं इसका उत्तर दे दूँ। अवश्य रामबली, हमारी ओर से तुम्हें पूरी इजाज़त है। राजा प्रताप सेन की इजाज़त मिलते ही रामबली ने उन्हें भेंट स्वरूप देने के लिए लाए कबूतर को गोल वृत्त में छोड़ दिया। कबूतर ने एक क्षण रुककर वृत्त के बाहर पड़े गेहूं के दानों को देखा, फिर आगे बढ़कर दानों को चूकता चला गया। थोड़ी ही देर में कबूतर गेहूं के सारे दाने चुग गया और तभी, धन्यवाद महाराज, मुझे अपने महाराज के पैगाम का उत्तर मिल गया। अब मैं चलता हूँ। सुल्तानगढ़ के राजपूत चारूदत्त के चले जाने के बाद, एक बात बताओ रामबली, यह कबूतर तुम किस लिए लाए थे। लाया तो आपके भेंट स्वरूप देने के लिए था, किंतु मुझे खुशी है कि आपकी परेशानी हल करने का माध्यम बन गया। चूंकि मैं पहली बार अपने महाराज के दर्शन के लिए राज दरबार में आ रहा था, इसलिए मेरी पत्नी रामवती ने कहा, खाली हाथ महाराज के दर्शन हेतु जाना उचित नहीं, कुछ न कुछ भेंट अवश्य साथ ले जाऊँ। भेंट देने के लिए और कुछ भी नहीं था हमारे पास, इसलिए मेरी पत्नी ने यह कबूतर ही मुझे दे दिया। यह तुच्छ सी भेंट स्वीकार कीजिए महाराज, बड़ा प्यारा सा पक्षी है। लेकिन एक बात और बताओ रामबली, तुमने सुल्तानगढ़ के राजा सुल्तान सिंह के पैगाम का क्या अर्थ लगाया और उसका जो उत्तर तुमने दिया वह क्या था। बहुत साधारण सी बात है महाराज। सुल्तानगढ़ के राजा सुल्तान सिंह ने गोल वृत्त को आपका राज्य मान गेहूं के दानों की तरह फैली अपनी सेना द्वारा राज्य को चारों ओर से घेर लिए जाने का संदेश भेजा था। इसका छिपा हुआ अर्थ यह है कि सुल्तान सिंह आपके राज्य पर आक्रमण का इरादा रखते हैं। मैंने कबूतर गोल वृत्त में छोड़ दिया जो समस्त गेहूं के दानों को साफ कर गया। यह राजा सुल्तान सिंह की बात का सीधा सा उत्तर था कि हमारे हौसले बुलंद है, हम उनकी सेना को गेहूं के दानों की तरह साफ कर देंगे। शाबाश रामबली, तुम्हारा दिया उत्तर हमें पसंद आया। हम तुम्हें आज से ही अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। महामंत्री जी, रामबली के लिए एक भव्य भवन का प्रबंध कर दिया जाए। नहीं नहीं महाराज, मैं इतनी अनुकंपा के योग्य नहीं हूँ। मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, बस थोड़ा सा साधन यदि जीविकापार्जन के लिए मिल जाए तो मैं एक व्यवसायी बनना अधिक पसंद करूँगा। राजा प्रताप सेन ने रामबली को बहुत धन धान्य दिया और उसे विदा करते वक्त बोले, अब तुम हमारे विशेष सलाहकार हो रामबली। राज दरबार में आते रहा करना, जब कभी भी हमें फुर्सत मिला करेगी हम भी तुम्हारे यहाँ आएंगे, मगर ध्यान रहे हलवा जरूर खाएंगे। हा हा हा।
रामबली ने सबसे पहले तो अपनी झोपड़ी की जगह ही बनवाया एक शानदार मकान। किस्मत का कुबेर है यह लकड़ू, काश मैंने भी इसके जैसी किस्मत पाई होती। महावत सूर्य सिंह ने रामबली का मकान बनते देखा तो जल भुनकर राख हो गया। मकान बनवाने के बाद रामबली ने लकड़ी काटने का काम छोड़ लकड़ी के सुंदर सुंदर खिलौने व मूर्तियाँ बनाने का व्यवसाय शुरू किया। रामबली के व्यवसाय से बहुत से हुनरमंद कारीगरों को भी रोजी रोटी मिली। कड़ी मेहनत से दिन दूना रात चौगुना काम करते हुए उनके काम में भी निखार आया। रामबली के यहाँ तैयार होने वाले खिलौने व मूर्तियों की मांग इतनी बड़ी कि राज्य के बाहर दूर दराज के व्यापारी भी आने लगे। रामबली ने कुछ ही महीनों में लाखों रुपये कमाए। फिर एक दिन राजा प्रताप सेन ने उसे जितना धन उपहार में दिया था उससे कहीं चौगुना धन के उपहार लेकर रामबली राज दरबार में पहुंचा। राजा प्रताप सेन से पहली ही भेंट में प्राप्त रुद्राक्ष की माला वह सदैव अपने गले में धारण किए रहता था। आओ रामबली, मगर यह तुम साथ में क्या ले आए हो? आपकी मदद व आशीर्वाद से आज मैं इस काबिल हो गया हूँ महाराज कि अपने मित्र को यथोचित उपहार दे सकूँ। यह तुच्छ सी भेंट स्वीकार कीजिए। अवश्य, किंतु हमें आज भी तुम्हारा यह उपहार अधिक प्रिय है। इसके बाद तो रामबली का राज दरबार में आना जाना आम बात हो गई। वह राजा प्रताप सेन का विशेष सलाहकार होने के नाते एक राज दरबारी का दर्जा भी पा गया। कहावत है, सब दिन हो तन एक समाना। प्रतापगढ़ में उस समय चारों ओर शोक की तीव्र लहर दौड़ गई जब वृद्ध राजा प्रताप सेन की एक रात सोते सोते ही स्वर्गवास हो गया। उस रात सोए महाराज प्रताप सेन रात के सोए ऐसा सोए कि कभी ना जाग सकने वाली निद्रा में लीन हो गए। राजा प्रताप सेन की मृत्यु का रामबली का कितना गहरा सदमा पहुंचा, शब्दों में बयान कर सकना कठिन है। कई दिनों तक राजा प्रताप सेन की मृत्यु पर राज्य भर में राजकीय शोक मनाया गया। फिर एक दिन महामंत्री जी ने सेनापति अन्य मंत्रीगणों राज दरबारियों की बैठक बुलाई। बैठक में एक राज दरबारी के रूप में महाराज प्रताप सेन के विशेष सलाहकार रामबली को भी आमंत्रित किया गया। बैठक में महामंत्री ने सबको संबोधित करते हुए कहा, सेनापति महाशय, परिषद के सदस्यों व समस्त राज दरबारियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं महाराज प्रताप सेन निःसंतान ही परलोकगामी हो गए। उनका कोई निःसंतान रिश्तेदार भी ऐसा नहीं है जिसे प्रतापगढ़ की राजगद्दी पर आसीन किया जा सके। ज़्यादा समय तक राजगद्दी पर राजा का न रहना राज्य में अराजकता फैलने का कारण बन सकता है। अतः हमें स्वयं ही अपने लिए एक नया राजा चुनना होगा। इस संदर्भ में आप सब लोगों का क्या राय है, यह मैं जानना चाहूँगा। सेना का संपूर्ण संचालन मेरे हाथ में रहता है, इसलिए राजा तो मुझे ही बनना चाहिए। जाने कौन राजा बनेगा, कोई भी बने, महाराजा प्रताप सेन की सी निकटता उससे मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगी। मैं राज दरबार का वरिष्ठतम सदस्य हूँ, राजा मुझे ही बनाया जाना चाहिए। आप लोग खामोश क्यों हैं? कोई कुछ नहीं बोलता। यदि आप में से कोई कुछ सुझाने की स्थिति में ना हो तो मैं ही एक उपाय सुझाऊं, वही उत्तम होगा महामंत्री जी। तो फिर सुनिए, महाराज ने अपने देहांत से पहले मुझे रुद्राक्ष की माला दी थी। वह कुछ कहना चाहते थे मुझसे, किंतु कुछ भी कहे बिना उनका प्राणांत हो गया। और जैसे कि प्रतापगढ़ की प्राचीन परंपरा रही है, यदि किसी राजा का प्राणांत अपनी गद्दी किसी को सौंपे बिना ही हो जाता है तो रुद्राक्ष की माला लेकर महाराज के हाथी को समस्त प्रजाजनों के बीच घुमाया जाता है। प्रजाजनों में सबसे आगे मंत्री, सेनापति व राज दरबारी खड़े रहते हैं। राजा का हाथी जिसके गले में रुद्राक्ष का माला डाल दे उसे ही राजा चुन लिया जाता है। और फिर सर्वसम्मति से यही फैसला लिया जाता है कि राजा का हाथी जिसके गले में रुद्राक्ष की माला डाल देगा उसे ही राजा चुना जाएगा। कुछ व्यक्ति इस फैसले का प्रतापगढ़ की प्राचीन परंपरा होने के कारण निराश मन से स्वीकार करते हैं। कौन जाने राजा का हाथी किसके गले में रुद्राक्ष की माला डालेगा। काश राजा का हाथी रुद्राक्ष की माला मेरे गले में डाले। प्रतापगढ़ की प्रजा के बीच भी जगह जगह ढिंढोरिया खड़े होकर ढिंढोरा पीटते हैं। सुनो सुनो प्रतापगढ़ के सभी लोग, लुगाई सुनो, आज से 7वें दिन सुबह सुबह ठीक 7 बजे सब लोग राजपथ पर एकत्रित हो जाएं। आज से 7वें दिन वीरवार पूर्णमासी के दिन राजा का हाथी प्रतापगढ़ की प्राचीन परंपरा के अनुसार प्रतापगढ़ के भावी राजा के गले में रुद्राक्ष की माला डालकर राजा का चुनाव करेगा।
इस ऐलान से बहुत से लोगों को प्रसन्नता हुई, किंतु सर्वाधिक प्रसन्नता तो हुई राजा के महावत सूर्य सिंह को। हा हा हा, मेरा हाथी, मेरा प्यारा हाथी, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह किसे पहचानेगा भला। बहुत समझदार है यह, इसे और भी अधिक इस तरह निपुण कर देता हूँ मैं कि यह माला मेरे ही गले में डालेगा। और फिर रोजाना नकली रुद्राक्ष की माला द्वारा महावत सूर्य सिंह हाथी को अभ्यास कराने लगा। उसे इस ढंग से प्रशिक्षित करने लगा कि बार बार हाथी उसी के गले में माला पहनाता। दिन के समय महावत सूर्य सिंह को यह भय रहता कि कोई उसका इस तरह हाथी को अभ्यास कराते देख न ले। यदि कोई देख लेगा तो बड़ी हठी होगी, शायद सजा भुगतनी पड़े। यही सोचकर सूर्य सिंह हाथी को प्रशिक्षित देने का कार्य रात को ही किया करता था। एक रात जब वह हाथी को प्रशिक्षित कर रहा था, शाबाश शाबाश मेरे भाग्य विधाता, मेरे प्यारे हाथी, शाबाश, अरे वाह, जियो मेरे पट्टे। रामबली लकड़ी के खिलौने के एक व्यापारी से मिलकर पास के एक नगर से काफ़ी रात बीते घर लौटा था। महावत सूर्य सिंह के यहाँ से आती आवाज़ ने रामबली को चौंकाया। इतनी रात बीते महावत सूर्य सिंह क्या कर रहे हैं, देखूं तो। महावत सूर्य सिंह क्या कर रहा है यह जानने के लिए रामबली उस घर की दीवार की ओर बढ़ा। दीवार पर चढ़कर उसने जो कुछ देखा देखकर सन्न रह गया। ओह, यह क्या, महावत सूर्य सिंह खुद राजा बनने के लोभ में हाथी को प्रशिक्षित कर रहा है। दीवार पर आ खड़े रामबली को देख हाथी महावत सूर्य सिंह के गले में रुद्राक्ष की माला डालते डालते रुक गया। उसने रामबली की ओर देखा। रामबली के गले में पहले से ही रुद्राक्ष की माला थी। हाथी का ठिठकना महावत सूर्य सिंह ने भी देखा। जब तक वह पलट कर देखता, रामबली दीवार से कूदकर बिना कुछ भी कहे वापस घर लौट आया। किंतु महावत सूर्य सिंह डर गया। किसी ने उसको हाथी को प्रशिक्षण देते देख लिया। राजा के चुनाव में अभी तीन दिन थे, किंतु अगली दोनों रातों को डर के मारे महावत सूर्य सिंह हाथी को प्रशिक्षण भी नहीं दे सका। हाथी को प्रशिक्षित करने का मेरा यह भेद किसी को मालूम हो गया है, कहीं कोई अचानक आकर रंगे हाथों मुझे पकड़ ना ले। जिस दिन राजा का चुनाव होना था, महामंत्री जी ने असली रुद्राक्ष की माला हाथी की सूंड में थमाई। माला सूंड में लिए हाथी भीड़ की तरफ आया। महामंत्री भी भीड़ में ही खड़े हो गए थे। कमबख्त, मुझे पहचानता ही नहीं। चारों ओर भीड़ ही भीड़ देखते हाथी की निगाहें एकाएक रामबली पर आकर ठहर गई। हाथी इस तरफ ही आ रहा है, शायद मेरे ही गले में डालेगा वह रुद्राक्ष की माला। आहा, इस ओर ही आ रहा है, इसका मतलब मेरा राजा बनना निश्चित है। मेरे ही गले में डाला गया यह रुद्राक्ष की माला। सबको अचंभित करते हुए हाथी ने रामबली के गले में रुद्राक्ष की माला डाल दी। एक पल के लिए वातावरण में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा भंग किया बुद्धिमान महामंत्री ने। बधाई हो रामबली, अब तुम हमारे नए महाराज हो, महाराज रामबली। अगले ही पल महामंत्री ने जोरदार नारा बुलंद किया, महाराजा रामबली की जय। मुझे बेशक न चुना, मगर हाथी ने सही व्यक्ति को चुनाव किया है। फिर एक दिन बड़ी धूमधाम के साथ रामबली को प्रतापगढ़ के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया। इस अवसर पर आस पड़ोस के मित्र राजाओं को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर सुल्तानगढ़ के राजा सुल्तान सिंह भी अपने विश्वस्त अंगरक्षक चारूदत्त के साथ प्रतापगढ़ आया। यह जानकर हमें प्रसन्नता हो रही है। रामबली की महाराज प्रताप सेन के स्थान पर प्रतापगढ़ को तुम जैसा बुद्धिमान व्यक्ति राजा के रूप में मिल रहा है। हम तुम्हें सुल्तानगढ़ वाले को निमंत्रण देते हैं। आपका निमंत्रण स्वीकार करते हुए मुझे खुशी हो रही है। आशा है सुल्तानगढ़ और प्रतापगढ़ के मंत्री संबंध दिनों दिन और अधिक मजबूत होते जाएंगे। राजा बनने के बाद एक दिन जब हाथी पर सवार हो प्रजा को अपने दर्शन देने के लिए राजा रामबली हाथी के निकट आया, तो अपने पुराने पड़ोसी रामबली से कुछ पूछने की हिम्मत महावत सूर्य सिंह ने कर ही ली। महाराज नाराज ना होए तो एक शंका का समाधान चाहूँगा। अवश्य सूर्य सिंह, पूछो, क्या पूछना है। महाराज, मैंने आपके हाथी को लगातार कई दिनों तक प्रशिक्षित किया था कि वह माला मेरे गले में डाले, किंतु फिर भी हाथी ने आपके ही गले में माला क्यों डाली, मेरे या किसी और के गले में क्यों नहीं।
बहुत सीधी सी बात है सूर्य सिंह। हाथी के लिए तुम एक आम आम व्यक्ति थे, तुम्हें वह दिन रात देखता था, फिर तुम्हारे गले में कोई माला भी हाथी ने कभी नहीं देखी, अतः उसकी नज़र में तुम माला पहनने के लिए सुपात्र न थे। हाँ, जिन दिनों तुम हाथी को प्रशिक्षित कर रहे थे उन दिनों मैंने एक बार तुम्हारे घर की दीवार पर चढ़कर तुम्हारे द्वारा हाथी को प्रशिक्षित करता देख लिया था। उसी क्षण हाथी ने भी मुझे देख लिया और मेरे गले में असली रुद्राक्ष की माला भी थी। मेरा चेहरा हाथी की स्मृति में अंकित हो गया। बुद्धिमान हाथी ने सुंदर वस्त्र पहने व रुद्राक्ष की माला धारण किए मुझे देखकर यही समझा कि माला जिस व्यक्ति को पहनाई जानी है वह मैं हूँ, अतः उसने भीड़ में आगे खड़े बहुत से व्यक्तियों को छोड़ मुझे ही रुद्राक्ष की माला पहनाई। शंका का समाधान होते ही महावत सूर्य सिंह गहरी सांस लेकर रह गया। तुम्हारे सेवाओं से हम अति प्रसन्न हैं सूर्य सिंह, इसलिए यह 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। भगवान आप जैसा दयालु महाराज की छत्र छाया हम गरीबों पर सदैव बनी रहे। क्यों जी, महावत सूर्य सिंह ने तो आपके साथ कोई भलाई नहीं की थी, फिर आपने उसे पुरस्कार क्यों दिया? तू नहीं समझेगी रामवती, हमारी किस्मत बदलने में महावत सूर्य सिंह का भी कुछ योगदान है। न वह हलवे के लिए उधार देने से मना करता, न मुझे लोगों को ठगना पड़ता, और फिर महावत सूर्य सिंह से हलवा बचाने की बात हम नहीं कर रहे होते तो मजाक मजाक में ही महाराजा प्रताप सेन भी हमारे हलवे में हिस्सा न बांटते और फिर ना ही मुझे राज दरबार में आने का अवसर मिलता। उसके बाद एक दिन मैंने महावत सूर्य सिंह के घर की दीवार पर चढ़कर उस हाथी को प्रशिक्षित करते न देखा होता, हाथी ने मुझे अच्छी तरह देखकर पहचाना न होता तो शायद इतनी भीड़ में वह मुझे ही रुद्राक्ष की माला न पहनाता, और तब न मैं राजा बनता और न तुम रानी। कुछ दिनों बाद रामबली बाप भी बन गया और रामबली ने नगर के सभी व्यापारियों से गुड़ घी व बेसन खरीद कर उसका हलवा पूरे नगर में वितरित किया। समाप्त।